नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो अति ज्वलनशील टॉपिक है जो कल ही राज्यसभा में पेश हुआ है। महिला आरक्षण बिल, या मैं कहूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इसकी चर्चा करने के लिए हमने बरेली के एक्सपर्ट मिसेस शीतल गुलाटी जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से हमें समय दिया और इस चर्चा को करने के लिए अपनी सहमति जताई। तो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इस नारी शक्ति अधिनियम बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, 27 सालों से अटके इस बिल को आज बल्कि कल राज्यसभा में और परसों लोकसभा में ये पेश हुआ और उसकी सहमति जारी हुई। अब 27 सालों से हम ये जानते हैं कि हमारी आज की अगर हम प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो लोकसभा में महिलाएं कितनी हैं? 81 सीटें हैं। 545 सीटों में से 81 सीटें महिलाओं की हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बिल की हमें आवश्यकता नहीं है? इस परसेंटेज, इस रेशियो को देखते ही ये जाहिर हो जाता है कि महिलाओं को इस आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष प्रधान, हम कुछ भी कहें, विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि ये जो देश या ये जो बाहर की जो क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो पुरुष प्रधान ही ये देश रहा है और विश्व भी रहा है। तो जी मतलब पुरुष प्रधान जो है घर पे किसकी चलती है? तो पुरुष प्रधान मैम कहने का है नहीं, देखिए, लेकिन होम मिनिस्टर है ना, फिर वो होम मिनिस्टर ही रह जाएगी ना। तो उसको बाहर के क्षेत्रों में काम करने के लिए, जैसे मैं कहती हूँ कि महिलाएं जो है वो, उनको गॉड गिफ्ट है। एक मल्टीटास्किंग कैपेसिटी हर महिला में है। केवल वो उन्हीं महिलाओं में नहीं है जो कि बाहर काम करती हैं, लेकिन हर महिला में ये गॉड गिफ्ट है कि उसके पास एक मल्टीटास्किंग कैपेसिटी है। वो जितनी खूबसूरती से और जितने तरीके से वो घर संभाल सकती है, उतनी बेहतरीन तरीके से वो बाहर के क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में जिसमें वो निपुण हो, वो काम कर सकती है। बिल्कुल मैम, अगर हम देखें आजकल जितने रिजल्ट्स आते हैं उसमें मेल से ज़्यादा फीमेल्स ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्वालिफाई ज़्यादा कर रहे हैं हर एग्जाम्स। बिल्कुल। अच्छा मैम, इसका जो अधिनियम का नाम रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये नाम ऐसा क्यों रखा गया? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है इस विमेन रिजर्वेशन बिल को। हम अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे भारत में धरती भी हमारी माँ है, गौ भी हमारी माता है, हमारी अपनी भी माता है, और भारत माता की भी हम जय करते हैं। तो हमारी संस्कृति में हमारे घर की बेटियों को भी हम पूजते हैं। तो नारी को देवी स्वरूपा माना गया है शुरू से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब उन्होंने देश की कमान संभाली, तो उनके प्रथम चरणों के कार्यों में भी उन्होंने ये जताया, उन्होंने महिलाओं की दुख और पीड़ा को समझते हुए उज्ज्वला योजना लाए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाए, शौचालय की योजना लाए, जनधन खाते खुलवाए उन्होंने, राशन कार्ड में या जितने भी घर बने वो भी महिलाओं के नाम पर बनाए। तो उन्होंने ये महिला की पीड़ा को समझा कि किस त्रासदी से महिलाएं गुजर रही हैं। हम शहरी महिलाएं शायद उस बात को समझ भी नहीं पाती, जान भी नहीं पाती अगर ये अवेयरनेस मोदी जी नहीं लाते। तो उनके प्रथम चरणों के कार्यों में उन्होंने ये दिखा दिया कि महिलाओं को हमको उभारना है। और आज उन छोटी छोटी बारीकियों को दूर करते हुए मोदी जी ने ये काम किया है। ये बिल पास करने के बाद मोदी जी ने महिलाओं को इतना सशक्त कर दिया है कि महिला अब अपनी आवाज संसद और विधानसभा में भी बुलंद कर सकती है। बिल्कुल, ट्रिपल तलाक जैसे कई सारे मुद्दों पे उन्होंने महिला जहाँ अनगिनत मुद्दे हैं जो कि हम और आप यहाँ बैठकर कुछ समय में गिना भी नहीं सकते। बिल्कुल, टॉयलेट मूवी उसी के ऊपर बनी थी, इस पर दिखाया गया था। अच्छा, एक मेरा प्रश्न और है मैम, हमारा जो महिला मेल और फीमेल रेशो है, मतलब 907 लेडीज हैं ओवर 1000 मैन जी, तो लगभग 45-50% का रेशो है जी, तो 33% क्यों? तो मैं तो आपसे पहले से ही कह रही हूँ, आधी जनसंख्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इतने सालों से हम क्या कर रहे थे कि 80 या 81 महिलाएं, आप रेशियो ये वाला देख रहे हैं जो कि महिला और पुरुषों का है एक्चुअल, लेकिन लोकसभा की सीटों का या विधानसभा की सीटों का अगर हम रेशियो देखें तो 20% भी नहीं बैठता है, 10 से 15% महिलाएं हैं।
तो ये आपको लगता है नहीं है कि 70 सालों में आज ये जब बिल 27 सालों के बाद पास हुआ है तो ये अति आवश्यक है, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। मैं समस्त भारतीय महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बिल को जो पास करने की सहमति रही है और सभी ने ये पास किया है, इसका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम हमारा जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 14 to 18 जी इक्वलिटी की बात करता है, जी राइट टू इक्वलिटी, जी यानी सब समान है, सबके समान अधिकार है। जी, फिर 33% क्यों? इसका जवाब तो मेरी जगह आपको देना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम 50%। आधी जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो आधी जनसंख्या आप और आधी जनसंख्या हम, लेकिन फिर भी आज महिलाओं को लड़ कर 27 सालों के बाद 33% का की रिजर्वेशन भागीदारी मिला। मिली है। तो मैं समझती हूँ कि यही मिली है, इसी में हम 50% का काम कर जाएंगे। ये बात भी ठीक कही आपने। 1996 में देवगौड़ा की सरकार जब जी थी तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में 81 संविधान में चेंज करके इसको लाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इसको नहीं ला पाए थे। जी फिर 1998 में अटल जी की सरकार थी, तब भी ये पास पेश भी नहीं हो पाया था। जी फिर 1999 में एनडीए की सरकार आई, तब भी ये एनडीए, तब बीजेपी उसमें मेन नहीं थी। फिर 2002 में जब सरकार एनडीए की फिर आई, उसमें बीजेपी मेन थी, लेकिन तब भी ये बिल पास नहीं हो पाया। 2008 में यूपीए की सरकार आई, तब ये राज्यसभा में आया, पेश हुआ, लेकिन लोकसभा में इसे पेश ही नहीं करा गया। जी जी बिल्कुल। और 2009 में फिर एक कमेटी बनाई गई, उसमें रिपोर्ट दी गई, जिसमें रिपोर्ट एसपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों ने अगेंस्ट में से कहा था कि भाई अगर ये पास करोगे तो हम अपनी पावर, अपने सीट्स यहाँ से हटा लेंगे। 2010 में भी सेम कंडीशन हुई, जब यूपीए की सरकार थी, तब राजद ने कह दिया था कि भाई अगर आप ये बिल पेश करो तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। जी 1996 से 2023 आ गई, ऐसा बीच में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये पहले ही बिल पास हो जाता? मुझे लगता है कि पिछली जितनी भी, देखिए माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार अपनी सरकार के दौरान ये लाने की कोशिश की, लेकिन बाकी सरकारों को शायद महिलाओं पे इतना भरोसा नहीं था। उनको ये लगता नहीं था कि वो अपनी सीटें सही से संभाल पाएंगी और सांसदीय और विधानसभाओं के क्षेत्रों में अच्छे से बेहतरीन काम कर पाएंगी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को महिलाओं पे भरपूर भरोसा है और ये बिल पास करने में उन्होंने पूरा अपना काम किया है। मैम ये भी हो सकता है कहीं विधायक सांसद सोच रहे हो कि अगर मैडम चलेंगे तो रोटी मुझे बनानी पड़ेगी, तो उसमें हर्ज भी क्या है? हमें तो देखिए, हम जब आधी जनसंख्या की बात करते हैं, जब हम आधी भागीदारी की बात करते हैं, तो हम कामों का विभाजन इस प्रकार क्यों कर लेते हैं कि कुछ काम केवल महिलाओं के सुपुर्द हैं और कुछ काम केवल पुरुषों के सुपुर्द हैं। आज की डेट, आज की ये बातें बिल्कुल अलग हैं। मुझे लगता है कि हम आपके सेगमेंट में तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने कामों का विभाजन नहीं किया हुआ है। जिसके हिस्से में जो काम जब आ जाता है वो काम कर लेता है। अगर महिलाएं बाहर का काम कर रही हैं, बाहर के क्षेत्रों का काम कर रहे हैं, तो पुरुष अगर थोड़ा बहुत घर के काम में हाथ बटा भी दें तो उसमें क्या कोई हर्ज है? तो मुझे लगता है कि ये तो आपस की अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है और जो जिस क्षेत्र में निपुण है उसको उस क्षेत्र में अपनी भागीदारी देनी चाहिए अपना। मैम अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज पहले मेल की ज्यादा होती थी वो हल्के हल्के कम होती जा रही है, फीमेल की बढ़ती जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि फीमेल को इन्होंने अपने तरफ करने के लिए ये बिल इसको लास्ट में पेश किया है, जिससे सारी महिला का वोट इनको मिल जाए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी फिगर्स देती हूँ। 2014 में आप देखेंगे, एक्चुअली क्या है कि मेल्स की परसेंटेज कम नहीं हुई है, लेकिन फीमेल्स की परसेंटेज जो है वो बढ़ गई है समय के साथ। तो 2014 के चुनाव में ये देखा गया कि पुरुषों की जो परसेंटेज थी वो 37% थी और महिलाओं की वोटिंग जो परसेंटेज थी वो 29% थी। फिर हम लोगों ने देखा 2019 में कि महिलाओं ने क्रॉस कर दिया, महिलाओं की परसेंटेज भागीदारी जो है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ गई, यानी कि वो बाहर निकलकर ये अवेयर हुई कि हम लोगों को अपने लिए ही वोट डालना है, अपने लिए भी वोट डालना है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। अच्छा, इसमें ये महत्वपूर्ण काम था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 5 साल के काम में महिलाओं को भरपूर खुश किया है। उन्होंने ये दिखाया कि हाँ, ये सरकार ऐसी है जो कि महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए उनके लिए काम करने के लिए सक्षम है और तैयार पड़ी।
फिर हमने अपने 2022 के, हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव जो हम देखेंगे तो उनकी जो फिगर्स आप जब देखेंगे तो उसमें भी महिलाओं की परसेंटेज जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है। तो आप देखिए, जब महिलाएं बढ़ चढ़कर, जब हम एक्चुअली क्या है, बात सारी एनकरेजमेंट की है। आप किसी को दबा देंगे, किसी को कुचल देंगे, चाहे हम किसी जाति विशेष की बात करें, चाहे हम किसी वर्ग विशेष की बात करें, तो वो काम अपना कैसा करेगा। ये सरकार वो है जो सभी जातियों को उभार रही है, सरकार वो है जो सभी वर्गों को उत्साहन दे रही है। तो महिलाएं घर से बाहर निकलकर वोटिंग में भी भागीदारी कर रही हैं, समस्त क्षेत्रों में भी। आप देखिए ना कैसे एमएसएमई में भी जो है महिलाओं के लिए इंडस्ट्री के भी रास्ते मोदी जी ने खोल दिए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक प्रोत्साहन का जरिया, ये एक एनकरेजमेंट का जरिया है। हम उसको पॉजिटिवली लें तो ये महिलाओं को एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी ये मानते हैं कि महिलाएं सिंसियरली काम करती हैं। जिस भी फील्ड में वो काम उतर जाती हैं उसको 100% रिजल्ट देकर ही काम। बिल्कुल ठीक है, सिंसियरिटी लेवल ज्यादा होता है। मैं भी देखता हूँ, मेरी वाइफ का मुझसे ज्यादा है जी। तो लोकसभा की बात करूं मैम, अगर मैं 543 सीट्स हैं लोकसभा में, जिसमें 81 सीट्स उपचुनाव के बाद लगभग इस समय लेडीज के पास है। लगभग बात करूं 13.5 से 14% का एवरेज बैठेगा ये। और राज्यसभा की बात करूं उसमें 238 सीट्स हैं, जिसमें केवल 32 सीट्स जो हैं फीमेल के पास है, लगभग 11%। और बिहार, हिमाचल में तो एक स्पेशल एग्जामिशन ही दे रखे हैं उन्होंने। पंजाब और जितने बिहार यूपी राज्य हैं, इसमें 10 से 12% की केवल लेडीज की भागीदारी है चुनाव में। और हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ एक लोकसभा मेंबर हैं फीमेल। तो आपको क्या लगता है इसके आने से क्या बदलाव दिखेगा आपको? देखिए, इसके आने से आपने फिगर्स खुद ही बता दिए, रेशियोज आपने खुद ही क्लियर कर दिए। तो इसके आने से महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, उनके अपने क्षेत्र में, विधानसभा में और सांसदी में बढ़ जाएगी। नेचुरली बात है कि अगर 33% हमने रिजर्व ही कर दी महिलाओं के लिए, तो उन 33% सीटों पे हमें लानी ही महिलाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हम 33% महिलाएं इतनी काबिल जो है नहीं निकाल पाएंगे कि वो उन सीटों पे अपना काम कर पाए। तो 33% रिजर्वेशन का अर्थ ही ये निकलता है कि हमें महिलाओं को 33% महिलाओं को कम से कम लाना ही लाना है। और बल्कि मैं यहाँ से इस मंच से महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि हम इस रिजर्वेशन के नहीं, बल्कि हम और ज़्यादा कोशिश करें और ज़्यादा इस पर काबिज होने की कोशिश करेंगे, कि हम कोशिश करेंगे बेहतरीन काम करें, महिलाएं और निकल कर आएँ और अपनी जो है भागीदारी जो है वो बढ़ाएं हर क्षेत्र में। मैम, जो लोग विधायक या सांसद बनना चाहते हैं वो पूछ रहे थे कि ये कब तक लागू हो जाएगा? देखिए, इसको पेश तो हो गया और ये पास भी हो गया है, लेकिन इसको लागू करने में अभी एक्चुअली क्या होता है कि 5 टर्म्स जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए किसी भी सरकार के। तो 2014 से अगर हम बात करें 5 टर्म्स की, तो 2029 के बाद ये लागू हो पाएगा। और उससे पहले, इस बिल के लागू होने से पहले परिसीमन भी होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये 2000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2029 से ये जो है ये लागू हो जाएगा। 2029 से लागू हो जाएगा, उसके बाद सारी सीटों का लोकेशन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसा भी हो सकता है कि परिसीमन अगर पहले हो जाए, ये तो सरकार अपने निर्णय है सरकार का, कि अगर परिसीमन पहले हो जाए तो हो सकता है 2025 के बाद से ही इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ठीक है, जब भी मतलब गवर्नमेंट प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जैसे ही कंप्लीट होगा ये इनेक्ट में आ जाएगा। आने के कितने साल की वैलिडिटी सरकार कह रही है कि कितने साल ये एप्लीकेबल रहेगा? 15 साल। आने के बाद ये 15 साल के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी है। जैसे मैम आरक्षण हमारे यहाँ देश में आया था जब, जी, तब वो भी कुछ समय के लिए आया था, लेकिन आज तक चल रहा है जी। तो क्या ये भी वैसे ही रहेगा? देखिए, ये मैं अभी यहाँ से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये सरकार और ये जैसे आपने कहा कि लीगल प्रोसेसेस हैं, लेकिन जो हम लोगों को अभी तक संज्ञान में आया है कि 15 साल के लिए ये वैलिड रहेगा आने के बाद। और उसके बाद जो आगे की सरकारें हैं, क्योंकि समय के बदलाव के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों के रेशियोज बदल जाते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ उस समय की सरकार होगी वो ये निर्णय लेगी। जैसे मैम कल मैं न्यूज़ में देख रहा था, डिम्पल यादव जी ने भी कुछ बातें कही हैं, कुछ तेजस्वी यादव जी ने भी बातें कही हैं, कई सारे और लोग भी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के अंदर भी उन्हें रिजर्वेशन चाहिए जी।
तो आपको क्या लगता है, ये जायज़ है या नहीं, मैं कहती क्या? हूँ ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा। मेरा मानना ये है कि जब विमेन रिज़र्वेशन बिल की बात हो गई है, तो जब महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन हो गया है, तो उसके बीच में उप रिज़र्वेशन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल फीमेल तो हैं, जी, आप में फीमेल तो काबिल हैं, है। आप आगे आएँ। हाँ, उसमें जाति वर्ग की विशेष की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अदरवाइज़ तो रिज़र्वेशंस हैं ही हमारे। बिल्कुल। और मैम, आप महिला सशक्तिकरण के लिए इस एक्ट के आने के बाद क्या-क्या चेंजेस आएँगे? आपको क्या देखने मिलेगा और आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, इस मंच से मैं अपनी समस्त बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप देवी हैं, आपके अंदर सरस्वती विराजमान है, आपके अंदर लक्ष्मी विराजमान है, आपके अंदर वो सारी समस्त काबिलियत है जो सभी पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी है। बल्कि महिलाओं में गॉड गिफ्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि मल्टीटास्किंग कैपेसिटी होती है। तो घर को जितनी सुंदरता से आप संभालती हैं, क्षेत्र में बाहर निकल कर आप आए और राजनीति में भी अपने पैर जमाएं, इसमें अच्छा कार्य करने की कोशिश करें। जब हम राजनीति में भी अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित ही देश का उत्थान होगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व में आज देश का सम्मान इतना बढ़ा दिया है, मुझे नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है। G20 अभी अभी हमने देखा, कितना खूबसूरत और कितना विराट, मतलब कहने की बात नहीं है, हम लोग सब स्तब्ध थे, इतना खूबसूरत आयोजन था। तो महिलाएं भी इसमें भागीदारी करें। और उस मंच पर आपने देखा होगा कि हमारी माननीय फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भी विराजमान थी। तो उनको जब 4 लोगों के, 4 पुरुषों के बीच में एक महिला बैठ सकती हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अपना स्थान बना सकती हैं। तो हेड्स ऑफ, हेड ऑन। धन्यवाद मैम। आपने बहुत बखूबी महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बहुत बखूबी समझाया, बताया। और सच में ये ज़रूरत भी है। जैसे-जैसे महिला जनसंख्या भी बराबर में है, तो कम से कम उनकी सहभागिता भी हर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा होनी भी चाहिए। तो बिल्कुल जो भी एक्ट आया है बहुत अच्छा आया है और आने मुझे लगता है इससे चेंजेस बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपका मैम बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया और मैं दर्शकों को अपने कहना चाहूँगा, अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप प्लीज़ एसएमएस मैसेज इसमें कमेंट बॉक्स में डालें और फ्री में ना देखें, बस सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार।